हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं एक बार अलका सिंह फिर से आप सब का प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा एनटीपीसी का सुपर 30 बैच स्टार्ट था और वो अभी भी कंटिन्यू है। हमने वादा किया था कि हम एक महीने तक आप सबको 30 सीरीज देंगे सुपर 30 बैच से, ठीक है। तो लेकिन अभी तो देखिए आपके एग्जाम्स आ नहीं रहे हैं, पास में कंडक्ट नहीं हुए हैं, तो इसी के रिगार्डिंग हम आपके लिए वो एक्सटेंड कर रहे हैं और आपको कई सारे मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं वो लेके आए हैं और उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट के हिसाब, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि मिसलेनियस क्वेश्चन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा। तो देखिए, जब अलग अलग टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस उठा के आप एक साथ कंपाइल करके लेके आते हो ना, तो उसको कहते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। मीन्स कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा या फिर आज तक के जो भी वीडियोस थे जो आपने देखे हैं पिछले क्लासेस में, उनसे भी आपको बहुत चीज़ें यहाँ सीखने को मिलेंगी और आप आंसर टिक करोगे तो मे भी वो करेक्ट भी हो। और पढ़ाई वढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हो तो आंसर करेक्ट तो करोगे ही, ठीक है। चलो आज टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते पहला क्वेश्चन क्या है आज का। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्लांट्स इज नोन एज। पूछ रहा है कि यहाँ पर पौधे में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। एब्जॉर्प्शन, रिडक्शन, फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपिरेशन। बताइए, पौधों में ऊर्जा उत्पादन की बात की जा रही है। देखिए, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे प्लांट्स हो, एनर्जी प्रोड्यूस तो होती ही होती है। एनर्जी अगर प्रोड्यूस नहीं होगी तो फिर आपके सेल को वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी जिससे वो काम कर सके। आपको पता है कि हर पल सेल डिवाइड होते रहते हैं और डेड होते रहते हैं। अगर वो डेड हो रहे हैं तो बनेंगे भी, और बनने के लिए उन्हें क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। तो उस ऊर्जा के लिए पौधों में क्या प्रोसेस है बताइए। हाँ, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आप सब जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनकी लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे एक प्लास्टिड होता है, ठीक, जिसमें क्लोरोफिल होता है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि ग्रीन कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प भी करता है, ठीक है। ये पार्ट किसका है, क्लोरोफिल का पार्ट है, ओके। तो अगर बात की जाए कि फोटोसिंथेसिस से ऊर्जा उत्पादन कैसे होती है, तो देखिए CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट, मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, लेकिन ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये प्लांट्स में रह जाता है और यही ऊर्जा के रूप में प्लांट्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। बनाना फ्रेकल इज अ प्लांट डिजीज इट कॉज्ड बाय अ। पूछ रहा है कि केले की छाई एक पौधे का रोग है, यह किसके कारण होता है। जो केले का देखा है ना, केले को आप उसमें छाई जैसे पिगमेंटेशन देखा है ना, हमारी बॉडी पे भी हो जाता है, तो वैसे ही केले पर धब्बे हो जाते हैं काले काले या ब्राउन कलर के, तो वो एक डिजीज होता है। अब वही पूछ रहा है कि वो वायरल डिजीज है, फंगल है, बैक्टीरियल है या इंसेक्ट से होने वाला डिजीज है। तो बताइए, आपको पता है बीबीटीवी भी एक केले का डिजीज है जो कि बहुत ही खतरनाक डिजीज है, ओके। उसी तरह क्या है, केले की छाई भी एक डिजीज है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका फंगस की वजह से। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूसेस द एंजाइम लाइपेज। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज प्रोड्यूस उत्पादन करता है, ठीक है। पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए, जो इंटेस्टाइन होता है, चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल, ये इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस।
अब अगर बात की जाए कि लीवर क्या करता है, तो आपको पता है कि लीवर बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, जो कि स्टोर कहाँ होता है आपका गॉल ब्लैडर में। ओके, तो अब कौन बचा, पेनक्रियाज बचा। तो पेनक्रियाज क्या करता है, यही लाइपेज को प्रोड्यूस करता है। और ये लाइपेज किसका डाइजेशन करता है, तो ये फैट का डाइजेशन करता है। ओके, ये किसका डाइजेशन करता है, फैट का। ठीक है, और किस में तोड़ता है, तो ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में ये तोड़ता है। ठीक, चलिए, और साथ में ऐसा ही नहीं ग्लिसरॉल, साथ में क्या बनता है, फैटी एसिड। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, इसलिए ये आपको बता देती हूँ, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड दोनों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, पेनक्रियाज, करेक्ट। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा देखिए, इसमें आपके 3 क्वेश्चन बन गए कि लीवर से क्या, कौन सा जूस या एंजाइम कौन सा प्रोड्यूस होता है, तो बाइल जूस यहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से अगर पूछा जाए तो इंटेस्टाइनल जूस यहाँ से रिलीज होता है। ओके, तो इससे कितने क्वेश्चन बन गए, बहुत सारे। और ये भी पूछ सकता है कि लाइपेज किसका पाचन करता है, तो किसका करता है, फैट का। और फैट किस में टूटता है, फैट किस में टूटता है, तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्मी कंपोजिटिंग। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्मी कंपोजिटिंग के लिए जिम्मेदार है। ये क्या है वर्मी कंपोजिटिंग, आपने गांव में सुना होगा ना, किसानों का मित्र पता है किसको कहा जाता है, केचुआ को। केचुआ पालन क्यों किया जाता है, कभी सोचा है, वही केचुआ पालन वर्मी कंपोस्टिंग के लिए ही किया जाता है, जहां पर मिट्टी को या अपशिष्ट पदार्थों को खाद के रूप में प्रोड्यूस किया जाए। उसके लिए हेल्प कौन करता है, तो हेल्प करता है अर्थवॉर्म। कौन हेल्प करता है, अर्थवॉर्म, जिसको कहते हैं केचुआ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्मी कंपोस्टिंग किसके थ्रू होता है, तो फंगस, वॉर्म, बैक्टीरिया या बर्ड, बताइए। अब तो इसका आंसर आप टिक कर सकते हो। हाँ, ऑप्शन बी, वॉर्म क्या करता है, वॉर्म जो है जिसको कि ये क्या करता है, ये करता है मिट्टी या अपशिष्ट पदार्थों को खाता है, डाइजेशन करता है, फिर जब उसको रिलीज करता है ना, तो वो छल्ले की तरह रहता है, और वो क्या, एज अ खाद, खाद के रूप में खेतों में डाला जाता है। यही है वर्मी कंपोजिटिंग। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केचुआ ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी वर्म होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट केचुआ क्या होता है, आसानी से मिल जाता है और हमारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। और एक बात, ये जो केचुआ होता है ना, ये बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल दोनों ही क्या होते हैं, एक ही बॉडी में होते हैं, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अचरस सपोटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, पूछ रहा है कि अचरस सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो बताइए, शरीफा का, गुलमोहर का, या फिर इमली का, या फिर चीकू का, किसका है। तो देखिए इसका राइट आंसर है चीकू। आपको पता है साइंटिफिक नेम से ना कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतनी चीज़ें हैं कि हर किसी का साइंटिफिक नेम अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप कितना ही याद कर लोगे। ठीक, तो इस पे क्या होता है कि समझ लीजिए ये क्वेश्चन अगर आपको आता भी है, सामने दिखता भी है, और प्लस इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, जब भी एग्जामिनर का दिमाग खराब हुआ ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन डाल देता है, किसका साइंटिफिक नेम क्या होगा या उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा। कुछ रेयर ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जिनका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। तो जब एक बार मैं आपको ये लेके आऊँगी, एक वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनके साइंटिफिक नेम आपको देखने को मिलेंगे, आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगी आप सबके लिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सॉरी, इसका राइट आंसर बताया ना चीकू। हाँ, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऑक्सिलरी बर्ड डेवलप्स इनटू विच पार्ट ऑफ द प्लांट, पूछ रहा है कि सहायक कली पौधे के किस भाग में विकसित होती है, फ्रूट, लीफ, ब्रांच और रूट, किसमें डेवलप होती है। अब आप
कर रहे हो कि ये क्या है ऑक्सिलरी बर्ड। तो देखिए, कभी आपने प्लांट्स देखे ऐसे, यहाँ पर ऐसे निकला हुआ रहता है, ठीक है, फिर यहाँ पे लीफ होती है, इस लीफ के पास यहाँ पर छोटा सा पॉइंटेड ऐसे नुकीला सा निकला हुआ पार्ट होता है, उसी को कहते हैं ऑक्सिलरी बर्ड। अब बताइए ये क्या, ये ब्रांच है ना, तो ये कहाँ से निकल रही है, ये ब्रांच से निकल रही है, शाखा से। सिर्फ ये पत्ती से चिपकी हुई रहती है यहाँ से, बट निकलती कहाँ से, ये शाखा से। शाखा का जो ऊपरी लेयर होता है ना, एपिडर्मल लेयर, उसी से ये डेवलप होती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following transports nutrition from the leaves of the plant to its roots? अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे की पत्तियों से पोषक को उसकी जड़ों तक पहुंचाता है, बताइए। जाइलम, फ्लोएम, बोथ जाइलम एंड फ्लोएम, या कॉर्टेक्स, झिल्ली। अभी मैंने इसके जो पहला क्वेश्चन था उसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया, वो कहाँ पर होता है, वो लीफ में होता है, पत्ते में होता है। इसका मतलब कि जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो पत्ते में होता है। ठीक है, तो ये जो भोजन है वो पत्ते से कहाँ जाता है, शरीर में, पूरे पौधे के शरीर के पूरे भाग में, जड़ में, रूट में, स्टेम में, ठीक है, हर जगह जाता है, फ्लावर में, फ्रूट्स में। तो आप ये भेजे, कोई ना कोई तो होगा ना जो इसको भेजेगा, ऐसे तो है नहीं कि हवा में तैरते तैरते चला गया। तो कौन भेजेगा, जाइलम, फ्लोएम, बताइए कौन भेजता है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी ना, तो इसका आंसर आप करेक्ट टिक करोगे, क्योंकि मैंने एक बार बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं ना उसमें जल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ज से जल, ज से जाइलम। और अगर पोषक तत्वों की बात की जाए तो वो फ्लोएम करता है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी, फ्लोएम। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन का, फ्रॉम लीव्स टू रूट, पत्ती से जड़ तक। लेकिन अगर जल की बात की जाए तो आपको भी पता है कि पौधों को आप पानी कहाँ देते हो, जड़ में देते हो ना। पौधा पानी कहाँ लेता है, जड़ में लेता है। इसका मतलब कि जब भी अगर जल का ट्रांसपोर्ट होगा तो वो कहाँ से होगा, ज से जाइलम, ज से जल, और ज से जड़, सब ज। आप याद कर लो, कभी भूलोगे नहीं। इसका मतलब कि जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू लीफ। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्लोएम। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन मेजरली कॉजेज विच कैंसर। पूछ रहा है कि सूर्य से निकलने वाली यूवी किरणें किस कैंसर का कारण बनती हैं, लंग कैंसर, लीवर कैंसर, माउथ कैंसर, या स्किन कैंसर। आपको पता है ना कि यूवी रेज कितने टाइप की होती हैं, यूवी ए, बी एंड सी। ठीक है, जो ये बी और सी होती है ना, ये ओजोन लेयर से क्या होती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ओजोन लेयर इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जो यूवी ए रहता है ये एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, तो जो कैंसर का मेन कारण होता है वो यूवी ए और यूवी बी होता है। यूवी बी भी थोड़ा थोड़ा रिस के आता रहता है ओजोन लेयर से, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। अदरवाइज जो यूवी ए है ये हमारी बॉडी की स्किन पे, ऊपर का जो लेयर होता है ना, इस पे पड़ता है और इस पे क्या डालता है, स्किन कैंसर डिजीज को ये प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब कि जो यूवी रेज होती है वो किस कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो स्किन कैंसर के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, स्किन कैंसर। अब अगर बात की जाए कि कैंसर क्या है, तो देखिए कैंसर होता है ना कि जब सेल का डिवीजन एक सिस्टमैटिक वे में ना हो, इरेगुलर वे में हो, मतलब कंटिन्यूअस सेल डिवाइड होती चली जा रही है, तो वो किसका फॉर्म ले लेती है, वो कैंसर का फॉर्म ले लेती है। मीन्स कि सेल डिवीजन की जो एबनॉर्मेलिटी होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो कैंसर के लिए। और टाइप ऑफ कैंसर अलग अलग होते हैं, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं। ब्लड में ल्यूकेमिया हो गया, लंग कैंसर हो गया, लीवर कैंसर हो गया, माउथ कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो कैंसर बहुत ही ब्रॉड है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच कंपोनेंट इन टोबैको मेक्स इट हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बताइए कि तंबाकू में कौन सा घटक इसे मानव भोग के लिए हानिकारक बनाता है।
ठीक है, ह्यूमन बॉडी कंजम्पशन, ठीक है। तो बताइए तंबाकू कौन सा घटक मानव भोग के लिए हानिकारक बनाता है? मॉर्फिन, निकोटीन, हीरोइन या उपरोक्त सभी? बताइए तंबाकू में कौन सा ऐसा घटक होता है जो कि मानव शरीर के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है? मॉर्फिन, निकोटीन, हीरोइन या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। आपको भी पता है कि हीरोइन, निकोटीन, मॉर्फिन ये सब मनुष्य के शरीर के लिए बहुत डेंजरस होता है। ये बीपी को बढ़ाता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, हार्ट अटैक को इन्हेंस करता है। इसका मतलब कि ये क्या करता है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, ये हमारी जो वेन्स होती है उनको क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आता है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेरिस फेरेटिमा, जिसको अर्थवॉर्म कहते हैं, एंड हिरुडिनेरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच फाइलम? कह रहा है कि नेरिस फेरेटिमा और हिरुडिनेरिया किस संघ के उदाहरण हैं? सिलेंट्रेट, हाँ, एज हेलमिन्थीज, एनेलिडा या आर्थ्रोपोडा? ठीक है, तो किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण हैं एनेलिडा के। अब एनेलिडा की स्पेशलिटी क्या होती है कि जो इसकी बॉडी होती है ना, ऐसे छल्ले की तरह होती है। ठीक है, ये कैसे होती है, छल्ले की तरह होती है। प्लस इनकी बॉडी में गुहा पाया जाता है जिसको कहते हैं सीलोम, और इन्हें चलने के लिए क्या होता है, सीटी पाई जाती है। छोटे 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 यहाँ पे सीटी पाई जाती है जिससे ये चलते हैं। और एक बात, जो ब्रीथ होता है ये इनकी स्किन से होता है, स्किन से ये क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज होता है। इसका मतलब कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका होता है वो डेवलप्ड होता है। प्लस डाइजेशन कैसा होता है, तो डाइजेशन भी डेवलप्ड डाइजेशन होता है। ठीक है, डेवलप्ड डाइजेशन इनमें होता है। अब बात की जाए कि अगर इनकी बॉडी को आप ऐसे बीच से कट करोगे ना, तो दोनों पार्ट क्या होंगे, बिल्कुल सिमिलर लगेंगे। ये होती है एनेलिड की विशेषता, स्पेशलिटी होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, नेरिस है, केचुआ है, हिरुडिनेरिया है। अभी मैंने बताया था कि केचुआ क्या करता है, ये केचुआ बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। What type of body plan does coelenterate, ctenophores and echinoderms have? अब पूछ रहा है कि किस टाइप का बॉडी होता है किसमें, सिलेंट्रेट में, टीनोफोरा में और एकाइनोडर्म में। तो एनेलिडा टाइप का, रेडियल, बाइलेटरल या फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज टाइप का। देखिए अगर टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री पूछ रहा है तो अगर आप देखिए स्टार फिश को मान लीजिए, मैंने ले लिया आपके सामने, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो अगर आप स्टार फिश को इस सेंटर से कट करोगे तो इसका ये लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट क्या होगा, सेम सेम दिखेगा। अच्छा स्टार फिश को छोड़ दो, आपके घरों में एप्पल रोजमर्रा में यूज होता होगा ना, अगर इसको ऐसे कट करते हो बीच से या किसी भी एंगल से, सिर्फ बीच होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, से कट करते हो तो आप देखते हो ना कि एप्पल का दोनों पार्ट बिल्कुल सेम दिखता है। तो इसका मतलब कि जो टीनोफोर होते हैं या सिलेंट्रेट होते हैं, काइनोडर्म होते हैं, इनमें कैसे सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री कैसी होती है, सॉरी इसमें कैसी सिमेट्री होती है, तो बाइलेटरल होती है। इसका मतलब कि अगर आप इसको बीच से कट करोगे तो इसके दोनों पार्ट क्या होंगे, सॉरी स्टॉप, तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। What type of a body plan does coelenterate, ctenophores and echinoderms have? coelenterate, ctenophore और echinoderm में किस प्रकार का बॉडी प्लान पाया जाता है? तो देखिए
जो सिलेंट्रेट और टीनोफोर और एकाइनोडर्म है, पूछ रहा है कि इसकी बॉडी शेप कैसा होता है। इसका मतलब कि जब आप इसको सेंटर से कट करोगे तो ये कैसा दिखता है। क्या इसके लेफ्ट और राइट पोर्शन सेम दिखते हैं या डिफर करते हैं, या फिर आप इसको कहीं से भी कट करोगे ये बिल्कुल सिमिलर होगा। तो देखिए, जब भी आप एकाइनोडर्म सिलेंट्रेट को, मान लीजिए आप स्टार फिश को ले लो, सॉरी स्टार फिश बहुत ही गंदा मैं बना रही हूँ। स्टार फिश को अगर लेते हैं तो आप देखते हो ना कि जब स्टार फिश को सेंटर से कट करोगे तो इसके जो दोनों पार्ट है वो बिल्कुल सेम दिखते हैं। ये तो अच्छा नहीं बना है। आप एप्पल ले लो, हर घर में एप्पल रहता है ना, एप्पल तो सभी के घरों में रहता है। तो अगर आप एप्पल को लोगे, ये बहुत सुंदर एप्पल नहीं बना हुआ है, अगर आप इसको सेंटर से कट करते हो एप्पल को, कभी भी अपने घर में आप कट करके देखना, तो जो उसका राइट और लेफ्ट पोर्शन होता है दोनों ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, खाने में मजेदार और सिमिलर होते हैं। तो इसका मतलब कि जो सिलेंट्रेट और टीनोफोर होता है इसमें कैसी सिमेट्री होती है, तो रेडियल सिमेट्री होती है। मीन्स कि आप इसको अगर बीच से कट करते हो तो ये लेफ्ट एंड राइट दोनों क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द, पूछ रहा है कि एक फूल में नर सेक्स अंग है। मीन्स कि अभी आपने देखा होगा कभी भी प्लांट्स का सेक्स ऑर्गन, तो ये होता है फीमेल, ये फीमेल होता है, और इसी से लगा हुआ आपका मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसमें कि ये आपका होता है एंथर, जिसमें पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, पॉलन ग्रेन। ये क्या होता है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन आपका सेक्स सेल होता है जो कि प्लांट को जनरेट करने में हेल्प करता है। किससे कंपाइल करके, तो यहाँ से रिलीज होने वाले एग से, यहाँ पे ओवरी होती है ना, इससे जो रिलीज होता है एग, उससे जाके ये कनेक्ट करके क्या होता है, फर्टिलाइज करके नए प्लांट को ग्रो करता है, ठीक है। तो अब बात की जाए कि ये हुआ एंथर और ये हुआ फिलामेंट, ये फिलामेंट हो गया। ये जो दोनों होते हैं ना, ये मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, और इनको क्या कहते हैं, इनको स्टेमेन कहते हैं। इसका मतलब कि इन दोनों को कंबाइन करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ स्टेमेन, ओके। और ये वाला जो पोर्शन होता है ये पूरा, ये आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है प्लांट्स में, ठीक। स्टाइल, स्टिग्मा, और स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ है फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेरी पिछले की वीडियो आप देखोगे ना तो वहां पे फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में मैंने बताया हुआ है, वहां पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का अभी राइट आंसर क्या आप टिक करोगे, ऑप्शन बी। और देखिए इसमें कई बार ना क्वेश्चंस घुमा के पूछता है, पूछ देता है कि यहाँ पे ऑर्गन की बात कर रहा है, फिर कभी कभी पूछेगा कि मेल सेक्स सेल क्या है, तो वहां पे पॉलन ग्रेन लिखा होगा और आपको टिक करना होगा पॉलन ग्रेन, ठीक। या फिर कभी कभी स्टेमन को हटा के सिर्फ एंथर लिख देगा, तो एंथर आप टिक करोगे, ठीक है। देखिए मोड क्या होता है, वो चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन पूछने का जो आंसर होता है या फिर क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो एक ही क्वेश्चन को चेंज करके पूछते हैं, जिससे आप क्या होते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो चलिए अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which one of the following weeds is effective in controlling water pollution caused by इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस? तो बताइए इसमें से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव के कारण जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी होता है? तो कौन इन्फ्लुएंस है, पार्थेनियम, एलिफेंट ग्रास, वाटर हाइसिंथ या फिर मॉन्गर ग्रास? बताइए। तो इसके लिए है पार्थेनियम, इसको गाजर घास भी कहते हैं, गाजर घास भी कहते हैं। और इसका पता है क्या बनाया जाता है, इसकी लुगदी का ना कागज भी बनाया जाता है, ठीक है। और एज इसका जो पेस्टिसाइड्स के रूप में भी, इसको दवा के रूप में भी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, पार्थेनियम, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। The most extensive use of molasses after fermentation is for producing, पूछ रहा है कि किण्वन के बाद गुड़ का सबसे व्यापक उपयोग
उत्पादन के लिए होता है? क्या मेथेनॉल, चीनी, एथेनॉल या शुगर केन? अच्छा, आप गांव में जिनके घर पे गन्ना रहता है, आप देखते होंगे कि वो लोग क्या करते हैं, गन्ने के रस को रख देते हैं उठा के बहुत टाइम के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है जिससे उनको सिरका मिलता है। तो ये उसी प्रोसेस की बात कर रहा है। तो आप बताइए कि जब गुड़ को या गन्ने को जो गुड़ होता है उसका रस जब रखा जाता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? एथेनॉल, जो कि किससे बनता है? गुड़ को पतला किया जाता है, उसको एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उससे क्या प्राप्त होता है? तो एथेनॉल प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एथेनॉल, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following vitamins help in the absorption of calcium? बताइए इसमें से कौन सा विटामिन है जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? हाँ, हमारी बोन्स कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करती है ना, तो किस विटामिन की हेल्प की वजह से करती हैं? तो विटामिन डी की वजह से। आपको पता है ना कि जो सनलाइट रहता है, सनलाइट में विटामिन डी का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में होता है, और ये किस में हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, विटामिन ए की इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, रिकेट्स। ठीक है, फिर विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, रतौंधी। विटामिन बी से बेरी बेरी, बेरी बेरी। ठीक, और विटामिन सी से तो स्कर्वी। और ये सभी क्वेश्चन ना पूछे गए हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से या विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे आपको बहुत सारे और भी नए नए मज़ेदार क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।